अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अजीज दोस्तों, आज हम एक खुसूसी लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं ज़्यादा ताख़ीर किए बगैर आप लोगों को बता दूं कि शहर हैदराबाद में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के का जो स्कूल है, मानू मॉडल स्कूल फलकनुमा में ये चलाया जाता है। आज हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर कफील अहमद साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम को आगाज करने से पहले मैं डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपनी मसरूफियत में से आज के इस इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला है। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया और इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का हमारा असल जो मकसद है हम वो बात करेंगे उस पर, लेकिन जो आपसे मेरा ये इंटरव्यू हो रहा है तो मैं चाहता हूँ इस इंटरव्यू का आगाज आपके शख्सी तारुफ से हो। तो मैं चाहूंगा कि पहले ये तारुफ वाला मरहला जो है इसको हम अटेंड करें। पहले ये इस पर बात करें कि हमने आपके नाम के हवाले से, आपके ओहदे के हवाले से तारुफ दिया है, आप इसमें मजीद और कुछ रोशनी डालिए। जी, मेरा नाम कफील अहमद है और मेरा ताल्लुक शहर पटना बिहार से है। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से बीए, एमए और एमएड और आखिर में पीएचडी लैंग्वेज में की। इसके बाद मैंने 1990 से 1990 से 2097 तक मैंने अलहरा पब्लिक स्कूल जो शहर पटना का एक प्राइवेट स्कूल था, जो वहां मैंने सीबीएसई स्कूल में खिदमत अंजाम दी। इसके बाद बीएड कॉलेज भोपाल में तकरीबन 1 साल मैंने पढ़ाया। उसी असना में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मॉडल स्कूल की वैकेंसी आई। मैंने इंटरव्यू फेस किया और बिलाखिर 2008 में मैंने मॉडल स्कूल हैदराबाद को ज्वाइन किया। जी डॉक्टर साहब, अजीज दोस्तों, ये तो तारुफ था डॉक्टर कफील अहमद साहब का कि कितना आपको वसी तजुर्बा है और किस तरीके से आपने आला तरीन असनादात हासिल किए हैं। और फिलहाल आज हम आपसे बात कर रहे हैं मानू मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल की हैसियत से। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि हम चूंकि एक प्रोग्राम को पूरा एक पैकेज की शक्ल में पेश करना चाह रहे हैं, तो ये तारुफ भी दे दें कि मानू मॉडल स्कूल जो हैदराबाद में कायम किया गया, इसकी भी आप मुख्तसर तारीख और तारुफ दोनों पेश करें। जी, मैं ये आपसे अर्ज करता चलूं कि 2008-2007 में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने मॉडल स्कूल को कायम किया। ये वो जमाना था जब फातमी साहब एजुकेशन मिनिस्टर के नायब थे वहां। उसी जमाने में ये स्कूल कायम हुआ और इस स्कूल के कायम करने के पीछे जो सबसे बड़ा ताउन था मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी हुकूमत हिंद का। उस वक्त एक मीटिंग चल रही थी मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और उस मीटिंग में हैदराबाद के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी हैं, वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। अशरफ अली फातमी साहब ने ये बताया कि दरभंगा में एक मॉडल स्कूल कायम होना है। तो उस वक्त के एमपी जो मकामी एमपी है हैदराबाद, तो उन्होंने कहा कि जब बिहार में एक मॉडल स्कूल कायम हो सकता है तो क्यों नहीं एक ऐसा शहर जो तालीम और तरबियत और उर्दू जिसकी पहचान रही है, इल्म अदब से ये शहर जाना जाता है, तो क्यों ना यूनिवर्सिटी के जिम्मे एक मॉडल स्कूल यहाँ कायम किया जाए। तो वो वक्त था कि उनकी बातें और फिर ये तमाम चीजें एक लख्त जो है ना मंजूर भी हो गई। और 2007 सितंबर में ये यूनिवर्सिटी ने एक मॉडल स्कूल दरभंगा के साथ साथ हैदराबाद में कायम किया। मैं ये बताता चलूं कि इस यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट है वो उर्दू मीडियम है, लिहाजा हमारा मॉडल स्कूल उर्दू मीडियम में कायम हुआ। और इसका निसाब और इसका जो बोर्ड है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मुल्हक है। मैं ये भी बताता चलूं कि इस मॉडल स्कूल को जब कायम किया गया तो
पूरे हिंदुस्तान में एक नॉर्थ में मॉडल स्कूल दरभंगा में कायम किया गया, वहीं साउथ इंडिया का ये पहला सीबीएसई स्कूल है जो उर्दू मीडियम के साथ मुल्हक है सीबीएसई से। और हर साल 2008 में जब ये 2007 में जब ये स्कूल कायम हुआ, तो उसके साथ ही साथ 2012 में पहली बार बच्चे बोर्ड के एग्जामिनेशन शामिल हुए, और उस वक्त से लेकर अब तक भी तरतीब हर साल 10वीं और 12वीं में बच्चे पास आउट होते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उर्दू मीडियम में जब ये स्कूल हैदराबाद के फलकनुमा में कायम हुआ, तो यकीन मानिए कि एक तरह से यूनिवर्सिटी ने इस मकाम पे उनके घर आंगन में इस स्कूल को कायम किया गया। और यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, ये अपनी आबादी के एतबार से, अपने माशी एतबार से वो बहुत पिछड़ा इलाका है। तो अरबाब मजाज ने उस वक्त के वाइस चांसलर एसएम पठान साहब की बदले भरी निगाहों ने इससे जगह का इंतखाब किया और फिर इस स्कूल को कायम किया गया। और साथ ही साथ हम ये आपको शेयर करता चलूं कि उस वक्त जब मैंने इस स्कूल को 2008 में ज्वाइन किया, उस वक्त बच्चों की जो तादाद थी वो 6वीं क्लास तक थी और कुल 117 बच्चे थे। एक किराए की बिल्डिंग में उस वक्त ये स्कूल चल रहा था, लेकिन उस वक्त के अरबाब मजाज ने ये कोशिश की, हम लोगों ने जो हमारे पास जो असातिज़ा थे उस वक्त 6 असातिज़ा और एक प्रिंसिपल की एक टीम थी, हम इन तमाम की मदद से इस स्कूल को आगे बढ़ाने की हम लोग सब लोगों ने कोशिश की। और इसी तरह से उसी वक्त जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि ये पुरानी सी बिल्डिंग है, किराए की बिल्डिंग है, पता नहीं स्कूल को किस अंदाज में यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के अफराद जो है ना आगे ले जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने उसी रोज अपने सौबेदार से कहा इसकी कोई इमारत भी बन रही है, तो उसने कहा कि सर फलकनुमा फातिमा नगर जो गवर्नमेंट ने एक लैंड वो अलॉट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी की मदद से इस स्कूल को बनाया जा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने विजिट किया तो देखा कि इसकी बुनियाद से प्रिंट तक का काम हो चुका था। जब मैंने तस्करा किया अगले दिन मुलाकात की पठान साहब से, उस वक्त के वाइस चांसलर साहब से, उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब जरा ये देखिएगा कि ये आपको अपना स्कूल अपनी ज़ेरे निगरानी में बनाना है और उससे आप और आपके बच्चों को फायदा होना है। लिहाजा मैंने उस वक्त से ये कोशिश की और ये ध्यान लिया कि स्कूल को न सिर्फ बेहतर अंदाज में बनवाना है, बल्कि इसमें जो एडमिशन होंगे, इससे जो बच्चे फारिग होंगे वो भी बहुत मिसाली तौर पे और मिसाली बच्चे यहाँ से फारिग होंगे। यही वो जमाना था कि हम तमाम असातिज़ा ने इसकी कोशिश की और उर्दू मीडियम के साथ ये स्कूल अपने पूरे तवानाई के साथ अब पूरे जोश व खरोश के साथ इस स्कूल में हम लोग लगे हुए हैं। और हर साल बच्चे सीबीएसई से 10वीं और 12वीं क्लास पास आउट होते हैं और पास आउट होने के बाद अब मुख्तलिफ स्ट्रीम में बच्चे यहाँ से फारिग होकर दाखिला ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये जिक्र किया कि जो शहर हैदराबाद के एमपी हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने दिलचस्पी ली हैदराबाद में स्कूल कायम करने में। तो ये जो अब जो स्कूल का जो प्रेमिसेस है, जो इमारत है, इस हवाले से भी उनकी दिलचस्पी रही है, वो भी जरा बता दीजिएगा। आपके जो जमीन अलॉट की गई किस हल्के में है, ये भी एमपी साहब के हल्के में आती है? जी, आपने सही कहा, ये इलाका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंस्टिट्यूंसी में है और ये बहादुरपुर इलाका में आता है। और इस पूरे इलाके में जब ये स्कूल की मुहिम चली थी तो उनके मकामी अफराद ने बहुत कोशिश की, बल्कि ये जो जमीन थी ये एक मखसूस तबके के पर इनका आमाजगाह थी। उस वक्त के मित्तल साहब ने बड़ी कोशिश की और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पहल से इस पूरी जगह को खाली कराया गया और इस जमीन को जो लोग काबिज थे उनको इसके मुआवजे के तौर पर अलग जगह, अलग मकाम पे
उनको इसका बदल दिया गया और इस मकाम को जो फातिमा नगर कहलाता है, और ये फातिमा नगर फलकनुमा के अकब में है, जहाँ पे मशहूर 7 स्टार्स होटल है, जो किसी जमाने में यहाँ के पैलेस, हाँ, ये जो अब पैलेस के नाम से 7 स्टार जो होटल है उसके नाम से अब जाना जाता है, और उसी के आकब में ये हमारा स्कूल है फातिमा नगर, जो वट्टीपल्ली के नाम से भी मशहूर है। और यहाँ की जो आबादी है वो बहुत डाउन ट्रोडन लोग हैं, उनके लिए ये स्कूल एक नेमत गैर मुतवक्का है, और उनसे ये यहाँ की आवाम और यहाँ के लोग अब फायदा उठा रहे हैं। और जिस जमाने में ये स्कूल बन रहा था, तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उस वक्त के जो लोग थे बहुत तालीम से बहुत दूर थे। जैसे जैसे अब उनको ये तालीम से रोशनी मिली, उनके बच्चे ने जब अपने घर में अपने माँ बाप से शेयर किया कि एक प्यारा सा स्कूल हमें मिला है, तो एक तरह से हमें उनके वालिदैन और उनके आस पड़ोस को भी तरबियत देने का हमें मौका मिला। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक बेहतरीन फजा में ये स्कूल कायम है, और अपने पूरे मुहिम के साथ हम अपने तालीमी सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला सवाल कि उर्दू मीडियम में तालीम के हवाले से अगर हम रियासती तेलंगाना या साबिक में जो आंध्र प्रदेश था उस हवाले से देखें तो बहुत सारे मनफी लोगों के जहनों में खदशात थे कि हैं, अभी भी हैं, जो तेलंगाना में जो सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं। तो पहला जो खदशा होता है वो है कि निसाबी कुतुब हैं या नहीं है, वो होता है। चूंकि मानू मॉडल स्कूल सीबीएसई निसाब के तहत चलाया जाता है, तो इस हवाले से बताइए कि उर्दू में जो निसाब पढ़ाया जाता है और फिर उसकी किताबें, ये किस हद तक दस्तयाब है? जी, मैं आपको बताना चलूं, मैं यूनिवर्सिटी का बेहद शुक्रगुजार हूं कि अव्वल यानी पहले दिन से यूनिवर्सिटी ने ये तय किया कि हमारे जो बच्चे होंगे उन तमाम को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिला किसी पैसे के उनको किताबें मुफ्त में फराहम की जाए। तो हम लोग यूनिवर्सिटी से अप्रोच करते हैं, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब उसको अप्रूवल देते हैं, और ये तमाम किताबें दिल्ली से मंगवाई जाती हैं, और ये तमाम किताबें एनसीईआरटी ने शाया किया है, जो सीबीएसई के पोर्टल पर भी ये तमाम किताबें अवेलेबल हैं। अगर कोई आदमी, अगर कोई बच्चा या कोई तालिब इल्म वो देखना चाहता है कि किताबें अगर बर वक्त कोई किताबें उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हम लोग इसका मौका बच्चों को नहीं देते, बल्कि ये तमाम किताबें हम अपने बच्चों को फराहम करते हैं, और यूनिवर्सिटी हमारी इस बात की कोशिश करती है कि ये तमाम किताबें मुफ्त में फराहम की जाए, ताकि बच्चे अपनी तालीमी मुहिम को आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला सवाल कि आज साल 2021 में मानू मॉडल स्कूल में जमाते अव्वल फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं तक जो तालीम का नज्म है, जुमला कितने तलबा इसमें पढ़ते हैं मानू मॉडल स्कूल हैदराबाद में? इस वक्त अब ये तालीमी साल का इख्तिताम यानी हम मार्च के महीने से गुजर रहे हैं, और हमारा ये जो तालीमी सिलसिला है नया एकेडमिक ईयर, वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा, और हम अपने तालीमी सेशन को मुकम्मल करने जा रहे हैं। इस वक्त जो हमारे पास तलबा की तादाद है वो 852 तलबा इस वक्त इनरोल है, और यही बच्चे 12वीं और 10वीं का एग्जाम भी देंगे, और फिर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में ये बच्चे अपने नई तालीमी मिशन को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, वाकई एक बड़ी तादाद है 800 तलबा के आपने जो बताई है। क्या आप ये बता सकते हैं कि 852 इनमें से लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं? इस वक्त जो हमारे पास लड़के और लड़कियों का जो तनासुब है वो उन्होंने 64% लड़कियां हैं, और जो बाकी है वो लड़के हैं। तो इस तरह से 60 और 40 का हम ये
ریشیو ہمیں لڑکیوں اور لڑکیوں کا ملتا ہے. طالبات کی تعداد زیادہ ہے بنسبت لڑکوں کی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا اگلا سوال نصابی کتب کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ ان نصابی کتب آپ اسکول کی جانب سے بچوں کو فری میں پرووائڈ کرتے ہیں. اب جو اس کے بعد کا جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے، فیس کے حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ اسکول میں فیس کا کیا سسٹم ہے، اگر فیس ہے، یا اسکول میں جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو کوئی اسکالرشپ بھی ملتی ہے، یا آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ریاستی یا مرکزی حکومت کی اسکالرشپ کے لیے درخواست دیں؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو بچے ہیں ان سے کوئی فیس تعلیمی فیس نہیں لی جاتی ہے. یہ حکومت ہند کی جانب سے فری ایجوکیشن، جس انداز میں دوسرے ریاستی اسکولز میں جہاں مفت تعلیم دی جاتی ہے، گرچہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کے تحت یہ اسکول ہے اور یونیورسٹی کے ماتحت یہ اسکول ہے، اس کے باوجود کوئی تعلیمی فیس نہیں لی جاتی ہے. البتہ جب یہ بچے اندراج کے لیے رجسٹریشن کے لیے آتے ہیں تو معمولی فیس 20 روپے رجسٹریشن کی ہوتی ہے اور 100 روپیز ان کی ایڈمیشن کی فیس ہوتی ہے. ان دو فیس کے علاوہ جب یہ بچے 10th میں جب وہ اپیئر ہوتے ہیں بورڈ ایگزامینیشن میں، تو جو بورڈ نے طے کیا ہے، سی بی ایس ای بورڈ جو رجسٹریشن فی اور ایڈمیشن کی ایگزامینیشن کی فی طے کرتی ہے، ان دو فیس کے علاوہ کوئی بھی فیس ہم بچوں سے نہیں لیتے ہیں. اور آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ جہاں گورنمنٹ اسکول میں کیندری ودیالیہ میں اور نوودیا ودیالیہ میں ان کی ایک فیس ہے ودیالیہ وکاس ندھی کے نام پر، لیکن ہمارے اسکول میں ان تینوں ماڈل اسکول میں یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے یہ ہدایت ہے اور فری ایجوکیشن کے نام پہ ہم لوگ ان بچوں سے ناٹ اے سنگل پینی ہم ان سے کلیکٹ کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ جب وہ داخلہ اور رجسٹریشن ہوتا ہے انہی موقع پر ان بچوں معمول کے مطابق 20 روپے اور 100 روپیز ایڈمیشن کے نام پہ ہم لوگ ان سے لیتے ہیں. جی بہت اچھا پہلو ہے یہ کہ مفت میں جو تعلیم ہے وہ دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا جو اگلا سوال جو میں جی سر میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، ان کے علاوہ ان بچوں کے لیے جو اسکالرشپ حکومت ہند کی جانب سے جب اعلان ہوتا ہے، اس میں ایک بڑی تعداد ہمارے بچوں کو اسکالرشپ کے لیے ہمارے اساتذہ اس پورے مہم میں جڑتے ہیں. اسی طرح سے مائنورٹی اسکالرشپ، بیگم حضرت محل اسکالرشپ، اور اسی طرح سے یہ جکات فاؤنڈیشن جو حیدرآباد سے آرفن بچوں کے لیے ہے. یہ تمام فیسلٹیز جو ہے نا، جو جن مواقع پر ہم بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بچے ہمارے نیڈی ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے اپنے تعلیمی سفر کو برابر اس سے جڑے رہے، تو ہم اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اس سے پورے مہم میں ہمارے اساتذہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ اسکالرشپ ہو یا کہیں پر کوئی ایسی چیز جس میں بچوں کو اپنے تعلیمی سفر میں کہیں کوئی ہنڈرنس اور رکاوٹ پیدا نہ ہو، ہم اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور ایک بڑی تعداد کو، بلکہ 11ویں اور 12ویں کی تمام بچیوں کو مولانا آزاد، جو پہلے مولانا آزاد فاؤنڈیشن کے نام سے جانا جاتا تھا، اب بیگم حضرت محل اسکالرشپ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں 12,000 11ویں میں اور دوسری قسط 12ویں کلاس میں ان کو فراہم کیا جاتا ہے. اور یہ تقریباً ہمارے پاس تمام بچوں کو جو 11ویں اور 12ویں میں انرولمنٹ ہے. اس کے علاوہ کلاس 1 سے لے کر 10th کلاس کے بچوں کو بھی جو سینٹرل اور اسٹیٹ کی جو اسکالرشپ ہے وہ فراہم کرائی جاتی ہیں، اور بچوں کو یہ اسکالرشپ دلانے میں ہمارے اساتذہ ان بچوں کی بھرپور مدد کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بہت یہ ایسا پہلو ہے کہ ایک تو فیس نہیں، اور پھر جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ اپنے خاندان کی، اپنے فیملی کی پہلی نسل ہے جو تعلیم سے جڑ رہی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے کہ یہ جو اسکالرشپ مل رہی ہے. اگلا سوال میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اردو میڈیم کا اسکول ہے، اس میں فیس نہیں ہے، تو اب یہ آتا ہے کہ مطلب لوگ سوال کرتے ہیں
एक तो ड्रेस के हवाले से बताइए आप कि आपके पास जो बच्चे आते हैं उनके लिए ड्रेस का क्या सिस्टम है। दूसरा, कंप्यूटर्स के हवाले से एक तस्वुर आम जो है कि भाई सरकारी स्कूल है, उर्दू मीडियम का स्कूल है, तो फिर क्या बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, जो कि आजकल की समझिए आपके स्कूली तालीम का लाजमी हिस्सा है खानगी शोबे में। तो सरकारी स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन के हवाले से एक सवालिया निशान रहता है, इस हवाले से आप बताइएगा। जी, आपने मालूम किया कि क्या ये बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं या क्या स्कूल यूनिफॉर्म इनके लिए मुफ्त है या नहीं। मैं आपको बताता चलूं कि जब मैंने 2007 में जब 2008 में जब मैंने ज्वाइन किया तो ये बच्चे मुख्तलिफ ड्रेस में स्कूल आ रहे थे। हमने अपने दूसरे काउंटर पार्ट प्रिंसिपल जो दरभंगा में थे उनसे भी मशवरा किया और ये तय किया, एक प्रपोजल हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को दिया और यूनिवर्सिटी से सिर्फ इजाजत नहीं मांगी कि हम अपने स्कूल में एक यूनिफॉर्म, एक ऐसा यूनिफॉर्म जो तमाम बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं या जो अमीर बच्चे हैं, इन सब का एक यूनिफॉर्म हो ताकि कोई तफरीक पैदा ना हो, बच्चों में कुछ एहसास कमतरी महसूस ना हो। लिहाजा हम दोनों प्रिंसिपल ने इस बात की कोशिश की और यूनिवर्सिटी ने इजाजत भी दी। लिहाजा अब हमारे पास एक यूनिफॉर्म है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। ये तमाम लड़के और लड़कियां जब अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं, और यही नहीं बल्कि फ्राइडे का एक अलग यूनिफॉर्म है, व्हाइट है, और बाकी मैरून और शर्ट मैरून, ये लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए अलग यूनिफॉर्म है। तो स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म है और ये यूनिफॉर्म हम उन्हें फराहम नहीं करते, बल्कि हम लोगों ने उनके गार्जियन से एक मीटिंग ली और उनके गार्जियन को ही बताया कि आप अपने बच्चों को जहां ईद और बकरीद या किसी फेस्टिवल के मौके से आप बच्चों को अच्छा सा कपड़ा दिलाते हैं, तो आप यकीन जानिए कि बच्चों, जब मैंने पेरेंट्स से और या तलबा से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा मौका है सर कि हम अपने बच्चों को उन पैसों को बचाकर इस मौके से स्कूल का यूनिफॉर्म बना दे। लिहाजा साल में 2 या 3 यूनिफॉर्म बन जाता है और बच्चे बड़ी खुशी से, बहुत खुशदिली से उस यूनिफॉर्म को पहन कर आ जाते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जब अपने घर में होते हैं तो जाहिर है छोटा सा घर और फिर तंग गलियां, न बहुत रिहाइश के एतबार से बहुत कुशादा कमरे, लेकिन जब ये उन घरों से जब स्कूल में आते हैं तो उसकी स्कूल की कुशादा और इसका कैंपस और फिर इसके कमरे जो कुशादा हैं, और फिर इसको देखकर लड़कों की, बच्चों की तबीयत बहुत लगती है इन क्लास में। यहाँ तक कि जब ये कंप्यूटर रूम में दाखिल होते हैं, हमने बहुत पहले से कोशिश की कि न सिर्फ हमारे पास कंप्यूटर बल्कि एक बड़ी सी कुशादा लाइब्रेरी भी है जहाँ बहुत सारी किताबें मुख्तलिफ NCERT, CBSE और जो CBSE ने जो तय किया है, अदर देन जो कोर्स बुक है, उन तमाम किताबों को हमने अपनी सेंट्रल लाइब्रेरी की मदद से हर साल इस बात की हम कोशिश करते हैं। लिहाजा हमारे पास एक बेहतरीन लाइब्रेरी है और 40 कंप्यूटर पे एक बेहतरीन सा कंप्यूटर लैब है जहां हम बच्चों को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज क्लासरूम और लैब की शक्ल में बच्चों को फराहम करते हैं। हमारे पास एक PGT कंप्यूटर टीचर भी है और एक जूनियर क्लास के कंप्यूटर टीचर है। लिहाजा हम क्लास और लैब इन दोनों की मदद से कंप्यूटर की किताब जो मुआविन होती है उन बच्चों के लिए, तो हमारे पास 40 कंप्यूटर है और जो इम्पोर्टेंट है, बच्चे बहुत अच्छे से उन चीजों को सीखते हैं। बल्कि 10th और 12th में बच्चे अपने बोर्ड में भी एक पेपर उसको आउट करते हैं और अच्छे नंबर से उसमें पास भी होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने टीचर्स की बात की, तो टीचर्स के हवाले से मेरा ये सवाल कि आपके पास अब टीचर्स कितने हैं। एक सवाल ये है, आपने कंप्यूटर के लिए टीचर की बात की, तो उस हवाले से ही बताइए फिर। और ये कितने, जैसा आपकी जैसे इंटरव्यू के इख्तिताम में आपने तारुफ किया, तो ये जो काबिलियत और जो सलाहियत के एतबार से जो टीचर्स होते हैं उस हवाले से हमें बताइए। इस वक्त हमारे पास कुल 42 असातिज़ा हैं
जिसमें 40 اساتذہ परमानेंट हैं और 2 कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। आमतौर से जो तकरीरी अमल में आती है यूनिवर्सिटी के तहत हमारे 3 मॉडल स्कूल में, ये तकरीरी जो सीबीएसई नॉर्म्स के मुताबिक और जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में जिसके MHRD के तहत उसके पैटर्न पे और उसकी लियाकत के मुताबिक जो पैरामीटर तय किया गया है, उसी पैरामीटर को सामने रखकर हमारे पास टीचर्स की तकरीरी होती है, जिसमें नेट सेट और एक बंदिश होती है। वो टीचर जो प्राइमरी टीचर में हमारे पास तकर्रुर जिनका अमल में आता है, वे बीएड और सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना लाजमी है। इसी तरह से ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इनकी जो सलाहियतें होती हैं, इनके अलावा ग्रेजुएशन और बीएड लाजमी होता है। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इनके लिए किसी मास्टर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे अगर कोई फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट बीएड लाजमी होना। अगर हम कोई टीचर पोस्ट ग्रेजुएट बनना चाहते हैं और बीएड नहीं है तो उनकी तकरीरी अमल में नहीं आएगी। इसी तरह से अगर कोई 10 ग्रेजुएट टीचर की का तकरीरी अमल में आता है, अगर वो सीटेड नहीं है तो फिर वो इंटरव्यू में भी उन्हें नहीं बुलाया जा सकता। तो ये तमाम जो हिकमत अमली है और जब तमाम जो पैरामीटर्स हैं, जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं और जो केंद्रीय विद्यालय और जो सीबीएसई ने तय किया है, उसी के तहत हमारी यूनिवर्सिटी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन तमाम असातिज़ा की तकरीरी और उसके पूरे प्रोसीजर को अपनाते हुए इनका तकरीरी अमल में आता है। और इस वक्त हमारे पास कुल 42 टीचर्स हैं और साथ ही साथ पूरा नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो कुल तादाद इस वक्त हमारे स्कूल हैदराबाद शहर में कुल 60 टीचिंग और नॉन टीचिंग ये दोनों असातिज़ा और दोनों अमला हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर साहब, इस सवाल को पूछने का मकसद, आपने 2 बातें बताई, 40 कंप्यूटर से लैस लैब है जो स्कूल के लिए है, तो मेरे हिसाब से शहर हैदराबाद में कोई ऐसा सरकारी स्कूल नहीं होगा जहां पर कंप्यूटर लैब भी हो और जिसमें 40 सिस्टम हो। दूसरी बात, असातिज़ा की काबिलियत के हवाले से तो अपने अपने मज़ामीन के माहिरीन जो असातिज़ा हैं वो यहाँ पर बरसरेकार हैं। तो ये स्टैंडर्ड है मानो मॉडल स्कूल का। अब मेरा असल हमारा सारा आपसे इंटरव्यू का जो बुनियादी मकसद था या सवाल था वो था दाखिलों के हवाले से, लेकिन हम दाखिलों के सवाल से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपने क़ियाम के बाद से आज तक 11वीं मतलब 12वीं जो पास आउट स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल के क़ियाम के बाद आपके पास से पास आउट किया है, वो तादाद बता दीजिए। उसके बाद फिर हम दाखिलों के सवाल पर आते हैं। मैं आपसे बताता चलूं कि इस वक्त कुल जो तादाद है जो 10वीं पास आउट हुए हैं, ये तकरीबन 450 बच्चे हैं और जिन्होंने 12वीं क्लास पास किए ये तकरीबन 200 बच्चे और बच्चियां हैं। पास आउट होने के बाद अब तक का जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, 10th पास करने के बाद बच्चे हमारे पास अब डीएल पॉलिटेक्निक और आईटीआई और दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास से पास आउट बच्चे ये इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया एमसेट और 2 बच्चों ने तेलंगाना गवर्नमेंट कॉलेज में 2 बच्चे इस वक्त अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से 2-3 तालिबा हैं जो बी फार्मेसी कॉलेज में ये 3 तालिबा हैं जिन्होंने एडमिशन लिया। इसी तरह से बीएससी नर्सिंग में एक बच्ची ने क्वालिफाई किया है। बीएससी ग्रेजुएशन में बहुत से बच्चों ने अपनी यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेजेस में भी एडमिशन लिया। इसी तरह से बीए में भी बहुत से बच्चों ने अब यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी का एक मकसद ये भी है स्कूल कायम करने का कि हमारा एक फीडर हो, लिहाजा अब हमारे पास से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं वो आईटीआई में भी जा रहे हैं, वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हैं और एक बड़ी तादाद हर साल 11 से 12 तलबा की वो डीएड यानी डीएड में भी वो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। इसी तरह से नेशनल साइंस ओलंपियाड, इसी तरह से ये जो
NTAC जो एग्जाम होती है, एग्जाम जो होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसमें भी हमारे बच्चे 10th क्लास इसमें भी शामिल होते हैं। और ये तमाम प्रोसीजर में हमारे पास जो हमारे असातिज़ा हैं, न सिर्फ सिंपल एजुकेशन 10th 11th और 12th पास कराते हैं, बल्कि उनकी दांत बेल और जहनों में इन बातों को भी किसी न किसी तरह से डालते हैं कि सिर्फ 10th और 12th करना ही कमाल नहीं है, बल्कि 10th और 12th करने के बाद आप उस वक्त होंगे जब मुसाफरती इम्तिहान में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका नाम और आपका शोहरा उस वक्त आपको मिलेगा जब आप इन मुसाफरती इम्तिहान में भी कामयाब होंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 सालों में बच्चे अब एक बड़ी तादाद BEd, MSET और नर्सिंग, फार्मेसी, बल्कि मैं एक बच्चा तो BDS भी हमारा कर रहा है कर्नाटक BDS कॉलेज से। इस तरह से जो तादाद हमारी इम्तिहान कर रही है, वो हमें शुरू में लग रहा था कि न जाने के बच्चे पास आउट होने के बाद उर्दू मीडियम के नाम से जो एक गार्जियन में खौफ पैदा होता है, इस खौफ को हम लोगों ने डे 1 से निकालने की कोशिश की है कि उर्दू जगह तालीम कहीं पे रुकावट नहीं है। अगर आप तालीम हासिल करते हैं तो आपके लिए दरवाजे बंद नहीं हैं, बल्कि ये दरवाजे तो मादरी जबान में ही, बल्कि अब तो हुकूमत हिंद ने भी ये तय किया है कि 5वीं तक की तालीम उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही दी जाए, और जिसको हमारे अरबाब मजाज ने शेखुल जामिया, शेखुल जामिया, मौजूदा शेखुल जामिया और जो दरमियान में हमारे पास शेखुल जामिया गुजरे हैं, इस सब की कोशिश रही है कि मॉडल स्कूल को मॉडल बनाया जाए, और जो जरिया तालीम है जिसका खौफ है कि उर्दू जरिए तालीम में तालीम याफ्ता होने के बाद कोई मौके नहीं है, ऐसा पता ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ। मैं अपने उन बच्चों को देखकर हमें खुशी होती है कि ये बच्चे अब आए दिन अपने तालीमी सफर को मुकम्मल करने के बाद वो अब मुलाजमत से गुजर रहे हैं और टेक्निकल तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और ख़ास बात ये कि ये अपने घरों के ऐसे लड़के हैं कि यही सबसे अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो है, और ये एक बड़ी कामयाबी है मानो मॉडल स्कूल की, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की, कि वो पहली नस्ल के जो लर्नर्स हैं उनको तालीमी सफ़र जारी रखने में और अपने पैरों पर खुद खड़े होने में मदद कर रही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो शायद मुझसे छूट गया, वो सवाल ये था कि तालीम के हवाले से आपने बताया, असातिज़ा के मेयार के हवाले से, कंप्यूटर लैब के हवाले से, खेलकूद और दीगर ज़ायद अज़ निसाबी जो सरगर्मियां होती हैं उस हवाले से भी बताइएगा। उसके बाद हम एडमिशन के हवाले से हमारे बुनियादी सवाल पर आएंगे। ज़ायद अज़ निसाबी जो सरगर्मियां। सर, मैं 1-2 चीजें और इसमें ऐड करता हुआ स्पोर्ट्स की तरफ आऊंगा। न सिर्फ हमारे पास स्पोर्ट्स बल्कि एक बेहतरीन किस्म का पहले तो कंपोजिट लैब था जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एक ही कंपोजिट लैब में तमाम बच्चे उससे मुस्तफीद होते थे। लेकिन अब हमारे पास फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, यहाँ तक कि बायोटेक्नोलॉजी का भी एक बेहतरीन लैब जो हमारे शेखुल जामिया, साबिक शेखुल जामिया असलम परवेज साहब ने इसे अपनी पूरी दिलचस्पी से इस लैब को कायम करवाया था, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये तमाम लैब के साथ साथ हमारे पास मैथमेटिक्स लैब भी हैं, और बच्चों के लिए हमारे पास 3 प्रोजेक्टर्स भी हैं जहाँ पे सेमिनार हॉल में लगे हुए हैं। एक एक्टिविटीज जो हमारे पास प्राइमरी सेक्शन है, प्राइमरी सेक्शन भी हमारा बहुत खूबसूरत एक सेक्शन है जहाँ बच्चे पहली से 5वीं तक के तालीम हासिल करते हैं। इन सब के बावजूद एक एक्टिविटी रूम है जहाँ पे प्रोजेक्टर भी शामिल है, और जो हमारा सेमिनार हॉल है उसमें भी प्रोजेक्टर शामिल है, और एक सिस्टम भी उससे जुड़ा हुआ है। ये तमाम चीजों के साथ साथ हमारे पास जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स और जो बज़्म हम यहाँ शामिल करते हैं, इन सब के साथ साथ हमारे पास ढेर सारे जो खेल के मौके हैं बच्चों के लिए। हमारे पास 2 असातिज़ा ऐसे भी हैं जो न सिर्फ
फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, एक बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर है, एक लड़कों के लिए एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है। तो इस वक्त 2 फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, एक योगा टीचर है और एक क्राफ्ट टीचर भी हमारे पास मौजूद है, जो मुख्तलिफ नॉलेज की चीजें उन बच्चों में किरदारी साजी के साथ साथ जो स्किल्स हैं, इन तमाम स्किल्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक का जो प्रोग्राम्स है, उस प्रोग्राम में ये पेश रहते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास न सिर्फ आउटडोर गेम्स हैं, बल्कि आउटडोर गेम में खो खो है, वॉलीबॉल का कोर्ट है, और उस छोटे से हिस्से में हम प्रैक्टिस के तौर पर क्रिकेट का भी गेम करवा लेते हैं। इसी तरह से बास्केटबॉल भी है और खो खो भी है। ये इन तमाम चीजों के साथ साथ एक बड़ा सा कुशादा कमरा हमारे पास इंडोर गेम का भी है, जहाँ पे हमारे पास टेबल टेनिस है, कैरम है, चेस है। इन तमाम खेल को जब उस जमाने में जब वो बारिश का जमाना होता है तो हम अपने इंडोर गेम्स को इस्तेमाल करते हैं, और जब आम वक्त होता है तो हम अपने रूटीन के मुताबिक उन असातिज़ा से आउटडोर गेम का भी इस्तेमाल कराते हैं। हमें ये बात तरक्की को यकीनी बनाने के लिए स्कूल की जानिब से हर मुमकिना कोशिश और सामान फराहम किया जाता है। जी सर। अब जो सवाल था आपने स्कूल के हवाले से बताया, तो ये स्कूल अब जो इमारत है ये कितनी बड़ी है या कितने बड़े रकबे पर फैली हुई है, वो भी बता दीजिए। आपने जो मुख्तलिफ लैब्स, क्लासरूम और इंडोर फैसिलिटी का भी जिक्र किया है, तो मैं ये सवाल भी शायद ज़िम्नन पूछना जरूरी समझता हूँ कि ये कितनी बड़ी है जो स्कूल की इमारत फलकनुमा में। 4 मंजिला इमारत है, और इस इमारत को उस वक्त के राजशेखर रेड्डी, जो अब इस वक्त नहीं है, राजशेखर रेड्डी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और उस वक्त के वाइस चांसलर साहब जो प्रोफेसर इकबाल साहब हैं, उनकी रहनुमाई में इस नई इमारत का इफ्तिताह हुआ था। इसमें G+4 ये इमारत है और कुल 48 कमरे हैं इससे पूरी इमारत में। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस बिल्डिंग को CQMT ही नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस इमारत को तामीर किया था, और इसके बनाने में उस वक्त एक बड़ी रकम यूनिवर्सिटी ने इस पे यूनिवर्सिटी का एक बड़ा सरफा इस पे आया था, और इस पूरे तकरीबन 2.5 एकड़ पे ये इमारत और ये जो इसकी जमीन है, इस पे ये इमारत खड़ी है। इस इमारत के ताल्लुक से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब वाइस राजशेखर रेड्डी ने जब इस इमारत का इफ्तिताह किया था, तो आपने उस वक्त कहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से कम नहीं। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपकी विजिट तो हो चुकी है, लेकिन जब आप कभी आने वाले दिनों में इस स्कूल को विजिट करेंगे तो आप जरूर अंदाजा लगाएंगे कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग और कैंपस को देखकर आप जरूर ये एक इमेज लेकर जाएंगे कि किसी कॉर्पोरेट स्कूल को जब आप देखेंगे तो उससे जरा भी इस स्कूल में कोई कमी आप महसूस नहीं करेंगे। और डे 1 से हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारा स्कूल उर्दू मीडियम मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत जो स्कूल चल रहा है वो किसी कॉर्पोरेट स्कूल के मुकाबले में कम महसूस न हो, और ये बच्चे जो पसमानदा इलाके से हमारे पास आए हैं ये खुश होकर तालीम हासिल करें, दुनिया को एक पैगाम दें। जी, बहुत बड़ा काम है जो आपकी निगरानी में स्कूल के टीचर्स कर रहे हैं कि पसमानदा इलाकों के तलबा को ज़हनी पसमानदगी से बाहर निकाल रहे हैं कि इलाका पसमानदा हो सकता है लेकिन सोच पसमानदा नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा जो अहम सवाल है वो ये है कि आपके स्कूल में दाखिलों का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इस हवाले से बताइएगा कि ये दाखिले किन क्लासों में है और इस दाखिले का तरीक़ेकार क्या है। सर, मैं ये आपको अर्ज करूं कि हर साल मार्च में नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की जानिब से एलानिया जारी होता है, और हमारे पास से 2 सेक्शन है, 1 पहली से 10वीं क्लास तक। तो आमतौर से हमारे पास जो निशस्तें खाली रहती हैं वो 80 तलबा की का नोटिफिकेशन होता है जो क्लास 1 में हम लेते हैं,
اور RTE کے تحت ہم اس میں داخلہ ٹیسٹ نہیں ہوتا بلکہ ہم اسکرین کرتے ہیں بچوں کو، اور ہمارے پاس تقریباً کلاس 1 میں داخلہ لینے کے لیے 300 سے 400 فارم میں ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اس فارم میں ایج کے اعتبار سے اور تمام اسکرین اور پیپر ڈاکومنٹ جو برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ اور جس زمرے میں آتے ہیں ریزیڈنشل پالیسی کے تحت، ان تمام 3-3.5 میں سے ہم اسکرین کرتے ہیں اور یہ 80 بچوں کو ہر سال ہم داخلہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری اور 8ویں کلاس تک کے بچوں کو سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی، اگر ہمارے پاس کسی کلاس میں سیٹ کسی وجہ سے کسی گارجین کا تبادلہ ہو جاتا ہے یا کوئی یہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں، تو وہ سیٹ اگر نکل آتی ہے تو ہم فرسٹ کم فرسٹ سرو دیتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں ان کو ہم وہ داخلہ ان کو دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے دوسری سے 8ویں کلاس تک مشکل سے 4 سے 5 یا کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سیٹ اس میں نہیں نکل پاتی ہے۔ البتہ 9th کلاس میں ہمارے پاس ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، ریٹن ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہم 9ویں کلاس میں جو سیٹیں ہمارے پاس خالی رہتی ہیں اس میں تقریباً 7 سے 8 بچوں کا ہر سال ہم داخلہ دیتے ہیں، اور 11th کلاس میں جب بچے ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ آواز آپ کی نہیں پہنچ رہی ہے مجھے۔ جی کچھ تکنیکی خرابی تھی۔ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے مولانا آزاد ماڈل اسکول فلک نما وٹے ولی کے پرنسپل ڈاکٹر کفیل احمد صاحب، جن سے ہم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر نگرانی چلائے جانے والے مانو ماڈل اسکول کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دوستوں ہماری بات چیت میں ہم نے بہت سارے سوالات کو کور کیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے اردو میڈیم کا اسکول ہے لیکن اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، وہاں کی جو فیسلٹیز ہیں، وہاں کے جو ٹیچرز ہیں، وہ کسی بھی دیگر زبان کے کسی بھی خانگی اسکول سے کم نہیں۔ بہترین صلاحیتیں ہیں، کمپیوٹر لیب ہے، کھیل کود کی سہولیات ہیں، مختلف ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز اس کی بھی وہاں پر فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں۔ داخلوں کے لیے وہاں پر نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، تو جو لوگ داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ مانو ماڈل اسکول فلک نما وٹے پلی میں ضرور رابطہ کریں تاکہ وہ وہاں پر ایڈمیشن لے سکیں۔ ایک بار ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی دیکھنا چاہے اسکول کو ایک مرتبہ پرسنلی وزٹ کرے، وہاں کے انفراسٹرکچر کو دیکھیں، وہاں کے پرنسپل صاحب سے بات کریں جن سے ہمارا انٹرویو چل رہا تھا لیکن تکنیکی خرابی کے سبب ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا۔ لیکن ہم نے اپنے انٹرویو کے جو بہت سارے سوالات تھے، بہت سارے موضوعات تھے، ان پر بات کی۔ ہم غائبانہ صحیح لیکن ڈاکٹر کفیل احمد صاحب کو ان کا وقت دینے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس بات سے واقف کیا جائے، اس بات کو عام کیا جائے، زبان قوموں کی ترقی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اسی کی مثال ہے CBSE سسٹم کے تحت چلایا جانے والا مانو ماڈل اسکول۔ آپ سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس لائیو پروگرام کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بے حد شکریہ۔